हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिचॉफ्स का नियम। क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये एक टॉपिक है, क्रिचॉफ्स का नियम, जो कई बार पूछा भी गया है और हर तरह से इसकी सहायता से बीटास्टोन ब्रिज का व्यंजक भी प्राप्त किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। क्रिचॉफ्स नामक एक वैज्ञानिक ने किसी विद्युत परिपथ से संबंधित, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंधित कुल 2 नियम प्रतिपादित किए। वही दोनों नियमों को हम लोग क्रिचॉफ्स का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले विद्युत धारा एवं वोल्टता से संबंधित वैज्ञानिक क्रिचॉफ्स ने 2 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा जाता है? क्रिचॉफ्स का नियम कहा जाता है। ठीक है। यह नियम विद्युत परिपथों के विश्लेषण में बहुत उपयोगी होता है। यानी कहीं भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं क्रिचॉफ्स का नियम लागू हो जाता है, तो इसके हिसाब से भी एक उपयोगी है। क्रिचॉफ्स ने कितना नियम दिया? किसी विद्युत परिपथ से संबंधित 2 नियम, क्रिचॉफ्स का प्रथम नियम और क्रिचॉफ्स का द्वितीय नियम। बारी बारी से इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिचॉफ्स का प्रथम नियम। सबसे पहले देखते हैं क्रिचॉफ्स का प्रथम नियम क्या है। तो क्रिचॉफ्स ने अपने पहले नियम में कहा कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। उसे ही क्या कह दिए हम लोग? क्रिचॉफ्स का प्रथम नियम। क्या बताया प्रथम नियम में? किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, संधि मतलब किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी यहां से देखिए, इस फिगर से समझते हैं। ये एक फिगर है जिसमें कई सारे करंट है जो आकर किसी पॉइंट पे क्या हो रहा है? मिल रहा है। यहां से I1 धारा आया, यहां से I2, I3, I4, ये किसी पॉइंट O पर आके क्या हुआ? मिला। किसी पॉइंट O पर आकर मिला। तो इन सभी धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन इसका बीज गणितीय योग करने के लिए एक थोड़ा सा रूल है क्रिचॉफ्स का, जिसे आपको समझना पड़ेगा, जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार बोलते हैं। संधि की ओर जाने वाली सभी धाराएं कैसी लेनी चाहिए? धनात्मक। जो भी इस संधि पर, इस पॉइंट पर जा रहा है, उसे आप धनात्मक लेंगे, और इसके विपरीत यानी संधि से बाहर जो निकल रहा है उसे आप क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। हालांकि ऐसा कोई नहीं है। अगर आप उल्टा भी करते हैं, जाने वाले को ऋणात्मक और बाहर निकालने वाले को भी अगर धनात्मक लेते हैं तो उससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं? इस पॉइंट पर, इस संधि पर जाने वाले जितने धाराएं हैं उससे हम लोग धनात्मक ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं, और जितना भी वहां से निकलने वाली धाराएं हैं उससे हम लोग ऋणात्मक ले लेते हैं। तो ये I1 जो करंट है, ये I1 करंट है, वो क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर जा रहा है। तो I1 को हम क्या लेंगे? इस I1 को हम लोग धनात्मक ले लेते हैं। ये I2 भी इस पॉइंट पर मिल रही है, जा रही है, तो इस I2 को भी हम लोग क्या ले लेते हैं? धनात्मक ले लेते हैं। I3 भी इस पॉइंट पर जा ही रहा है, तो इसे I3 को भी हम लोग क्या लेंगे? धनात्मक ही लेंगे। लेकिन I4 देखिए, I4 क्या हो रहा है? इस संधि से, इस पॉइंट से बाहर की ओर निकल रहा है। सॉरी, I3 प्लस लिए थे क्योंकि इस पे मिल रहा है ना। लेकिन I4 क्या हो रहा है? इस संधि से बाहर की ओर निकल रहा है, तो इसे आप क्या लीजिएगा? माइनस में लीजिएगा, ऋणात्मक लीजिएगा। और इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। या ऐसे बोल सकते हैं समेशन ऑफ इन सभी धाराओं का योग। एक योग है ना इन सभी का, तो I से हम लोग इन सभी के करंट को दर्शा दिए। ये कितना होता है? 0 होता है। बस यही है क्रिचॉफ्स का प्रथम नियम। यानी क्रिचॉफ्स अपने प्रथम नियम में क्या बताना चाह रहा है कि किसी बिंदु परिपथ में I1, I2, I3, I4 कई भी धाराएं बहती हो, लेकिन वो संधि पर अगर मिल रही है तो उनका सभी का योग क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने आवेश हैं, जितने धाराएं हैं, एक बिंदु पर मिलकर संरक्षित हो जाती है। तो इसलिए इस नियम को हम लोग आवेश संरक्षण का नियम। देखिए, इस नियम को किन किन नाम से जानते हैं, इन सभी का हम लोग यहाँ पे अभी चर्चा करते हैं। क्या क्या कहते हैं क्रिचॉफ्स के प्रथम नियम को? ये एक संधि की ओर जाने वाली सभी धाराओं का योग होता है ना। तो और इनसे संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का योग बराबर होता है। इसलिए क्रिचॉफ्स का प्रथम नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश के संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है, ऐसा बोल सकते हैं। किससे संबंधित हो गया क्रिचॉफ्स का प्रथम नियम? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से। साथ ही साथ इसमें एक चीज और है कि इस पे मिलने वाली
संधि पर मिलने वाला सभी धारा है, इसलिए इसके और हम लोग क्या बोलते हैं, संधि का नियम भी बोलते हैं। इस नियम को हम लोग संधि का नियम या ज्वाइंट नियम इस तरह से भी बोलते हैं। दूसरा है किरचॉफ्स का द्वितीय नियम। अब किरचॉफ्स के द्वितीय नियम पे विचार करेंगे। किरचॉफ्स ने अपने दूसरे नियम में बताया कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद, किरचॉफ्स अपने दूसरे नियम में क्या बताता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में या किसी बंद परिपथ में चारों ओर के विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। पहला नियम किससे रिलेटेड था, धारा से रिलेटेड था कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, जबकि दूसरा नियम में है कि किसी बंद परिपथ के चारों ओर के धाराओं का विभवांतरों का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यहां से अगर देखिए दूसरा नियम जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, इसमें बताया जाता है किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास, जिसको आप बंद परिपथ समझ सकते हैं, विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल यानी क्या हो गया, उसका विभवांतर हुआ, वोल्टेज हुआ, गुणनफल का बीजीय योग उस परिपथ पर आरोपित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इन सभी चारों ओर के विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किरचॉफ्स के दूसरे नियम को हम लोग परिपथ का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ्स के दूसरे नियम को क्या, परिपथ का नियम भी कहते हैं। एक बंद परिपथ पर लागू होता है किरचॉफ्स का नियम, इसलिए इसे हम लोग परिपथ का नियम कहते हैं। और किरचॉफ्स के प्रथम नियम को हम लोग धारा का नियम भी कहते हैं, क्योंकि एक धारा के लिए वो लागू होता है। अब देखिए हम लोग इससे इस फिगर के द्वारा समझते हैं क्या बताया गया है। यहां से चिन्ह परिपाटी के अनुसार धारा की दिशा में जाने वाले विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा की दिशा में जाने वाले विद्युत धारा यानी I और संगत प्रतिरोध यानी R का गुणनफल, जिसे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वोल्टेज की बात कर रहा है, ओम का नियम से पढ़ रहे हैं, V बराबर IR, तो उसका जो विभवांतर होता है वो क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। जबकि धारा के विपरीत दिशा में जाने वाला विद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल यानी वही वोल्टेज का गुणनफल क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। अब यहाँ पे एक बंद परिपथ है, ये एक क्लोज्ड सर्किट है जिसमें कई जगह आपको प्रतिरोध और धारा दिख रहे होंगे। यहाँ R1 प्रतिरोध लिया गया है तो इसके लिए धारा क्या लिया गया है, I1 लिया गया है। यहाँ R2 प्रतिरोध लिया गया है तो धारा इसके लिए I2 लिया गया है। यहाँ पे R3 प्रतिरोध लिया गया है तो यहाँ पर धारा इसके लिए कौन है, I1 प्लस I2 है। तो इन सभी को चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर धनात्मक ऋणात्मक और धनात्मक ऋणात्मक लेके हम लोग सजाते हैं तो इन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा ना वो शून्य होगा, या इसमें जो लगा हुआ इस तरह से बैटरी है, सेल है, इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इन सभी के विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन सभी के विभवांतरों का बीजगणितीय योग इस सेल के विद्युत वाहक बलों के यानी EMF जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। ये किसका नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें दूसरे नियम को देखिए हम लोग क्या क्या बोलते हैं। अभी इसके कई उपनाम भी हैं। जैसे पहले नियम को क्या बोलते हैं, संधि का नियम बोलते हैं। आवेश संरक्षण का वो अनुसरण करता है, उसे हम लोग धारा का नियम भी बोलते हैं। तो उस तरह से दूसरा नियम है। दूसरा नियम से क्या पता चलता है कि इस तरह से देखिए, जो परिपथ में था उनका सभी का धाराओं को लिखें तो वो उसके विद्युत वाहक बल के लिए बराबर साबित हुआ। यही है दूसरा नियम। अब इसमें देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। पहला नियम किस पर था, आवेश संरक्षण पर आधारित था, और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम है जो वोल्टेज से रिलेटेड है ना, विभवांतर से संबंधित है। पहला नियम धारा से संबंधित है, धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, और दूसरा में किसका बीजीय योग शून्य होता है, विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है। इसलिए किरचॉफ के दूसरे नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को धारा का नियम जैसे कहते हैं, उस तरह से दूसरे नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो ये था किरचॉफ का दोनों नियम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।